हेलो स्टूडेंट्स, मैं अमर सिंह, प्राध्यापक अर्थशास्त्र। ये एक मैंने छोटा सा प्रयास किया है सामाजिक विज्ञान के विषय को आसान बनाने के लिए। इसमें आपको सभी क्वेश्चन नहीं करवाए जाएंगे, सिर्फ हरियाणा बोर्ड में 2017, 18, 19 और 20 के जो प्रश्न हैं वो आपको यहाँ पे करवाए जाएंगे। पहले आपको सारे चैप्टर की अंडरस्टैंडिंग दी जाएगी और उसके बाद आपको इसके बारे में जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है सिर्फ वो करवाए जाएंगे। तो होपफुली ये आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। धन्यवाद। तो 10वीं कक्षा में सामाजिक विज्ञान में हमारे पास 4 किताबें हैं। पहली किताब भारत और समकालीन विश्व 2, इसके 5 अध्याय। दूसरी किताब समकालीन भारत 2, 7 अध्याय। लोकतांत्रिक राजनीतिक 2, 8 अध्याय। और आर्थिक विकास की समझ 5 अध्याय। तो ये टोटल 25 अध्याय हमारे बनते हैं। ये इनके सामने सेकंड पार्ट क्यों लिखा है, क्योंकि इसका जो फर्स्ट पार्ट है वो हम 9th में कर चुके हैं। तो हमारा प्रथम अध्याय है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। आपकी पाठ्य पुस्तक में ये अध्याय 6 हेडिंग्स में डिवाइडेड है। पहला है फ्रांसीसी क्रांति और राष्ट्र का विचार। दूसरा यूरोप में राष्ट्रवाद का निर्माण। तीसरा क्रांतियों का युग। चौथा जर्मन और इटली का निर्माण। पांचवा राष्ट्र की दृश्य कल्पना। और छठा राष्ट्रवाद और साम्राज्यवाद। तो आज मैं आपको इनमें से पहले 2 टॉपिक और उनसे संबंधित जो प्रश्न आपके पिछले 4 वर्षों में आ चुके हैं वो करवाऊंगा। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने इस अध्याय का आपको बताया कि इसको हमने आपकी पाठ्य पुस्तक में 5 हेडिंग्स में बांटा हुआ है। तो उन 5 हेडिंग्स में से आज मैं आपको 2 हेडिंग्स करवाऊंगा और इससे संबंधित जो भी आपके पिछले वर्षों में पेपर क्वेश्चन आ चुके हैं उनको करवाऊंगा। तो समझाऊंगा सभी, लेकिन जो क्वेश्चंस होंगे वो सिर्फ हमारे 4 इयर्स में जो क्वेश्चन आए हुए हैं वही आपके पीडीएफ में कंप्लीट किए जाएंगे। तो पहला हेडिंग हमारा है फ्रांसीसी क्रांति और राष्ट्र का विचार। तो राष्ट्र का जो विचार है वो कौन सी क्रांति के बाद आया? फ्रांसीसी। फ्रांस क्या है? एक देश है। कहाँ पे? यूरोपियन महाद्वीप में। तो यूरोप एक महाद्वीप है, उसमें हमारा एक फ्रांस देश है, वहां पर क्रांति हुई। तो क्रांति जो भी होती है, कभी क्रांति का अर्थ क्या होता है कि एकदम से जो कोई परिवर्तन आता है, घटनाएं घटित होती हैं, उनको हम कहते हैं क्रांति। तो उस क्रांति के बाद राष्ट्र का विचार पैदा हुआ। इससे पहले क्या थे? जो देश थे वो छोटी छोटी रियासतों में या राजशाहियों में बटे हुए थे। जो आज हम फ्रांस देखते हैं, जो आज हम इंग्लैंड देखते हैं, जो आज हम जर्मनी देखते हैं, वो इस प्रकार नहीं थे। उनका जो रूप था वो बहुत बिखरे हुए राष्ट्रों में था, या बिखरे हुए सामंतों, राजशाहियों, इस प्रकार से वो देश बटे हुए थे। लेकिन ये धीरे धीरे जुड़कर एक देश का रूप लेने लगे। और वो कब लेने लगे? जब वहां यूरोप में फ्रांस की क्रांति। और इस क्रांति का जो असर है वो सिर्फ यूरोप में देखने को नहीं मिला, बल्कि विश्व में देखने को मिला। और आज भी फ्रांस की क्रांति से बहुत से जो मानवाधिकारी हैं वो प्रेरणा लेते हैं। तो इसमें भी हमने इस पहले हेडिंग को भी हमने सब हेडिंग्स में डिवाइड किया है। तो इसको हम समझ सकते हैं 1789 जब फ्रांस की क्रांति हुई। तो उस समय वहां पर बूर्बो राजवंश के लुई 16वें का राज था और राजतंत्र वहां पे स्थापित था। तो राजतंत्र क्या होता है? ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें सत्ता पर राजा का अधिकार होता है। तो उस जो बूर्बो वंश का जो लुई 16वां था वो जनता पर कर लगाकर उनका शोषण कर रहा था। तो फ्रांस में 3 वर्ग थे, प्रथम एस्टेट, द्वितीय एस्टेट और तृतीय एस्टेट। तो जो करों का बोझ था वो सारे का सारा तृतीय एस्टेट पे था। तो तृतीय एस्टेट वाले इससे काफी नाखुश थे, वे काफी दुखी थे। तो उन्होंने राजतंत्र के खिलाफ विद्रोह किया, क्रांति की और 1789 में राजतंत्र की समाप्ति करके वहां नेशनल असेंबली की सरकार स्थापित कर दी। तो ये हमें यहीं तक करना है, क्योंकि फ्रांस की क्रांति हमारा इसमें कोई मुख्य बिंदु नहीं है, ये हम 9th में कर चुके हैं। इससे अगला जो है टॉप सब हेडिंग हमारा सामूहिक पहचान के लिए कदम। अब जो नेशनल असेंबली की वहां पर सरकार बनी, उसने क्या किया? वहां पर सामूहिक लोगों के बीच एक सामूहिक भावना पैदा करने की कोशिश की। अब जैसे ये इस चैप्टर का ही अगर हम नाम देखें तो क्या है? राष्ट्रवाद। राष्ट्रवाद क्या होता है? जब एक भौगोलिक स्थिति में रहने वाले लोग
अपने आप को एक सामूहिक इकाई समझने लगे, वो उनमें सामूहिकता की भावना पैदा हो जाए, एकता की भावना पैदा हो जाए, तो उसको हम क्या कहेंगे? राष्ट्रवाद। तो इस राष्ट्रवाद को और सुदृढ़ करने के लिए उन्होंने सामूहिक पहचान उनके बीच में पैदा करने के लिए कदम उठाए। तो ये जो क्वेश्चन है ये हमारा 2020 में भी आ चुका है। इसको मैं अभी आपके पीडीएफ में कवर करूंगा और उसमें इसके पॉइंट्स बताऊंगा। उसके बाद नेपोलियन का उदय। तो नेशनल असेंबली की जो सरकार थी उसके बाद फ्रांस में किसकी सरकार आई? जैकोबियन क्लब की। जैकोबियन क्लब के बाद डायरेक्टरी की, लेकिन डायरेक्टरी की सरकार के बाद वहां पर काफी अकुशलता और करप्शन फैला, जिसके कारण उस डायरेक्टरी की भी सरकार खत्म करके नेपोलियन, जो कि फ्रांस की सेना में था, उसने वहां पर अपना कब्जा कर लिया और 1799 में वहां दोबारा से उसने राजतंत्र को स्थापित कर दिया। तो इस प्रकार से वहां पर वो सत्ता पर काबिज भी हुआ और उसने काफी सुधार भी किए। लेकिन नेपोलियन ने बहुत सी जो युद्ध अभियान है वो शुरू किए, जिसके कारण वहां पर जो जनता है वो उससे परेशान हो गई। तो इसके बाद आगे इसमें यह है कि 1815 में फिर जो नेपोलियन है वो वाटरलू की लड़ाई में हार गया। तो हमारा प्रथम जो हमारा टॉपिक है उससे संबंधित हमारा प्रश्न है, फ्रांसीसी लोगों के बीच सामूहिक पहचान का भाव पैदा करने के लिए फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने क्या कदम उठाए? तो इसका अर्थ क्या हुआ कि जब वहाँ पर नेशनल असेंबली की सरकार आई 1789 में, तो उसने ऐसे क्या उपाय अपनाए ताकि वहाँ पर लोगों के बीच राष्ट्रीयता की भावना पैदा की जा सके, राष्ट्रीय एकता और सामूहिकता की भावना पैदा की जा सके। तो पहला पॉइंट हमारा इसका है, उन्होंने पितृभूमि तथा नागरिक जैसे विचारों को उन्होंने बल दिया, लोगों तक पहुंचाया। पितृभूमि का मतलब क्या है कि ये जमीन हमारी है, हमारे पूर्वजों की है, इस पर सिर्फ हमारा अधिकार हो सकता है, कोई बाहर का व्यक्ति इस पर अधिकार नहीं जमा सकता। दूसरा, क्रांतिकारियों ने एक नया फ्रांसीसी झंडा अपनाया जो तिरंगा था। तो इस झंडे ने क्या हुआ, लोगों के बीच में किसकी भावना पैदा की? सामूहिकता की। उनके बीच में ऐसी भावना पैदा हुई कि हम सभी एक ही झंडे के नीचे इकट्ठा हो सकते हैं। उसके बाद एस्टेट जनरल। एस्टेट जनरल क्या है? ये एक राजनीतिक संस्था थी जिसमें तीनों एस्टेट, प्रथम एस्टेट पादरी वर्ग, द्वितीय एस्टेट कुलीन वर्ग और तृतीय एस्टेट जो आम जनता थी, वो सभी उनके प्रतिनिधि इसमें शामिल किए जाते थे। लेकिन 1789 में इस एस्टेट जनरल ने वहाँ पर सत्ता पर कब्जा जमा लिया और जो राजतंत्र था उसको समाप्त कर दिया गया और इसका जो नाम बदलकर रख दिया गया वो रख दिया गया नेशनल असेंबली। तो इस नेशनल असेंबली के चुनाव में अब जो सक्रिय नागरिक थे, जो उस फ्रांस के जो वहाँ पर घटनाएं घट रही थी उसमें जो सीधा संबंध रखते थे, उन लोगों को उसमें चुनाव में मताधिकार का अधिकार दे दिया गया। इसके बाद चौथा पॉइंट है कि उन्होंने लोगों में और भावना पैदा करने के लिए शहीदों का गुणगान, राष्ट्रीय गीत आदि को उन्होंने बल दिया, जिससे कि सभी लोग इकट्ठे हो सकें, उनमें एकता की भावना आ सके। पांचवा पॉइंट, उन्होंने एक ऐसी प्रशासनिक व्यवस्था लागू की जिसने ऐसे कानून बनाए जो सभी के लिए समान हो। छठा प्रश्न, मापतोल। तो एक ऐसी मापतोल प्रणाली को लागू किया जो सभी जगह पर एक जैसी हो, समान हो। इससे पहले क्या था कि मान लो एक जो देश है वो अलग अलग सामंतों में या राजशाहियों में बंटा हुआ है, तो उनके अलग अलग माप के जो माप प्रणाली थी वो अलग अलग थी, तो एक रूपता पूरे देश में नहीं थी। तो उसको इन्होंने समाप्त करके एक उसको माप तोल की प्रणाली को लागू किया। सातवां पॉइंट, देश के अंदर सभी प्रकार के आयात निर्यात कर समाप्त कर दिए गए। तो इससे पहले क्या था, मान लो वो अलग अलग छोटे छोटे टुकड़ों में बटा हुआ था, तो एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में जब सामान आता जाता था तो उसके ऊपर वो कर लगाते थे, जिससे क्या था, व्यापार में बाधा पड़ती थी। तो इसको दूर करने के लिए सभी प्रकार के आयात निर्यात कर समाप्त कर दिए गए, जिसके कारण वो सभी जो छोटे छोटे प्रदेश थे वो एक इकाई का रूप लेने लगे। आठवां पॉइंट, भिन्न भिन्न स्थानीय भाषाओं के स्थान पर पूरे राष्ट्र के लिए भाषा क्या कर दी गई, फ्रेंच, ताकि सभी लोग एक भाषा बोलेंगे।
इसके बाद दूसरा जो हमारा टॉपिक है, यूरोप में राष्ट्रवाद का निर्माण। तो यूरोप में राष्ट्रवाद का फ्रांस से शुरुआत हुई, लेकिन जो फ्रांस से शुरुआत थी वो धीरे धीरे जो आसपास जो दूसरे देश थे उनमें भी वो फैलने लगी। तो इनमें मुख्यतः जर्मनी, इटली, स्विट्जरलैंड ये देश थे जहां पर इस राष्ट्रवाद का निर्माण होने लगा। इटली का एकीकरण हम पढ़ेंगे, जर्मनी का एकीकरण बाद में पढ़ेंगे, तो उससे हम देखेंगे भी किस प्रकार से इन देशों का एकीकरण हुआ। तो उसके बाद यहां पर भी इस हेडिंग को भी हमने सब हेडिंग्स में डिवाइड किया है, वो है 4 हेडिंग। आपकी पाठ्य पुस्तक में इसी प्रकार से वो दिए हुए हैं। तो ये अगर हम पहला सब हेडिंग इसका देखें, ये है कुलीन और नया मध्य वर्ग। इसका मतलब क्या है, पहले वहां कुलीन थे। कुलीन क्या होते हैं कि जो राजा का परिवार और जो मंत्रीगण होते हैं वो सभी क्या होते हैं, कुलीन वर्ग। तो फ्रांस में या यूरोप में जो कुलीन वर्ग था वो सारी सुख सुविधाएं भोगता था, और जो गरीब जनता होती थी वो कर देती थी और शोषण को सहती थी। तो जब वहां पर धीरे धीरे राष्ट्रवाद का निर्माण होना शुरू हुआ तो उसमें नया मध्यम वर्ग जो उभरा उसने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। अब नया मध्यम वर्ग में कौन कौन आते हैं, तो ये शिक्षित पढ़ा लिखा वर्ग था जिसमें शिक्षक, प्रोफेसर, क्लर्क, व्यापारी, इस प्रकार के इसमें लोग आते थे जो एक नई सोच रखते थे और उन्होंने लोगों में नई सोच को फैलाने का काम किया। उन्होंने जो पारंपरिक जो व्यवस्था थी उस व्यवस्था के ऊपर उन्होंने प्रश्न चिन्ह लगाया और उसको बदलने की वकालत की। उसके बाद दूसरा इसका सब हेडिंग है उदारवादी राष्ट्रवाद की मायने। तो उदारवाद का मतलब क्या होता है, उदारवाद का वास्तविक अर्थ होता है स्वतंत्र। तो यहां पर स्वतंत्रता की मांग थी, लेकिन स्वतंत्रता की मांग सिर्फ एक क्षेत्र में नहीं थी। इसको हम इस पे प्रश्न पहले भी आ चुका है, तो इसको मैं आपको पीडीएफ में अभी करवाऊंगा। तो राष्ट्रवाद उदारवाद का जो मायना था वो विस्तृत था, जैसे कि आर्थिक क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में और राजनैतिक क्षेत्र में। इसके बाद वहां पर उदारवादी राष्ट्रवाद उभर रहा था, लेकिन उस उदारवादी राष्ट्रवाद से जो परंपरावादी या जो रूढ़िवादी विचारधारा थी, यहां पर रूढ़िवादी विचारधारा थी वो वहां पर पनपने लगी। क्योंकि जो जैसे उसने जो नेपोलियन था उसने बहुत से सुधार किए, तो उन सुधारों से जो रूढ़िवादी लोग थे, रूढ़िवादी कौन से होते हैं, रूढ़िवादी लोग वो होते हैं जो पुरानी परंपराओं में, पुरानी संस्थाओं में विश्वास रखते हैं। तो उनको बहुत डर था कि कहीं ये सारा जो व्यवस्थाएं हैं वो परिवर्तित हो जाएं और वो जो सुख सुविधाएं ले रही हैं वो सारी खत्म हो जाएं। तो उन्होंने क्या किया, उन्हीं पारंपरिक संस्थाओं को बनाने के लिए उन्होंने कदम उठाए, और इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो संधि थी वो थी वियना संधि। तो वियना संधि हुई 1815 में। तो 1815 में जब नेपोलियन हार चुका था तो उसके बाद ये संधि हुई। तो इसमें कोशिश की गई कि पुरानी संस्थाओं को, परंपराओं को ही दोबारा से स्थापित कर दिया जाए। जैसे कि फ्रांस में क्या किया गया कि बूर्बो वंश के जो वो थे राजा थे, उन्हीं को वहां पर सत्ता में दोबारा से स्थापित कर दिया गया। तो इस प्रकार से इन्होंने, रूढ़िवादियों ने उन्हीं पुरानी संस्थाओं को बढ़ाने का कार्य किया। लेकिन इन रूढ़िवादियों की सोच से, क्योंकि जो नया वर्ग उभर रहा था वो तो परेशान था, तो इसके खिलाफ कुछ क्रांतिकारी फिर खड़े हुए। जैसे कि इटली में जूसेपे मैज़िनी। तो इसमें आपका छोटा प्रश्न बनता है 2 मार्कर या 1 मार्कर, तो ये आपको अभी इसके बाद करवाया जाएगा। तो इस प्रकार से हम रूढ़िवादियों के खिलाफ क्रांतिकारी खड़े हुए जिन्होंने व्यवस्था को बदलने की कोशिश की और एकीकरण, राष्ट्रवाद की तरफ उनका जो वो था, फोकस था, वो ज्यादा था। तो इसके बाद जो अगले टॉपिक्स हैं वो आपको इसके जो आने वाली वीडियोस हैं उसमें कवर करवाए जाएंगे। तो पहले आपको जो लघुतरात्मक और दीर्घोत्तरात्मक प्रश्न ऐसे कवर करवा दिए जाएंगे, और जो इसके एक एक नंबर के प्रश्न है वो इसके बाद शुरू करवाए जाएंगे। धन्यवाद। में एकता की भावना पैदा होगी। इसके बाद हमारा जो दूसरा प्रश्न इस
दूसरे टॉपिक से संबंधित है। जब दूसरा टॉपिक क्या था हमारा, यूरोप में राष्ट्रवाद का निर्माण, तो उसमें हमने एक वो किया था सब हेडिंग, उदारवादी राष्ट्रवाद के मायने। तो इसका जो प्रश्न है, ये छोटा प्रश्न है 3 नंबर का, ये इस बार के पेपर में आपके आया हुआ था। उदारवाद का क्या अर्थ है? तो उदारवाद, जैसे कि मैंने बताया था कि उदारवाद का जो शाब्दिक अर्थ है वो क्या है, स्वतंत्रता। तो नए मध्यम वर्ग के लिए उदारवाद का अर्थ था आज़ादी और कानून के सामने सबकी समानता। लेकिन ये उसका एक शाब्दिक अर्थ है, उसके साथ इस उदारवाद को बहुत सा विस्तृत मायने दिए गए, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग तरीके से इसको परिभाषित किया गया। जैसे राजनीतिक दृष्टिकोण से उदारवाद का अर्थ एक ऐसी सरकार का चुनाव था जो सबकी सहमति से बनी हो और जिसमें सबके लिए मताधिकार हो। दूसरा, सामाजिक दृष्टिकोण से इसके अंतर्गत महिलाओं को राजनीतिक अधिकार दिलाने की पैरवी की गई। जब नेशनल असेंबली की सरकार आई तो उस समय भी महिलाओं को मताधिकार का अधिकार नहीं दिया गया। तो इन उदारवादियों ने इस चीज़ की पैरवी की कि महिलाओं को भी क्रांति का जो लाभ है वो पहुंचना चाहिए, उनको भी अधिकार मिलने चाहिए। और तीसरा पॉइंट हमारा है आर्थिक दृष्टिकोण। तो आर्थिक क्षेत्र में उदारवाद के मायने क्या थे कि जो बाजार हैं वो मुक्त होने चाहिए, उन पर जो प्रतिबंध हैं वो समाप्त होने चाहिए और वस्तुओं तथा पूंजी का आवागमन फ्री होना चाहिए, प्रतिबंधों से परे होना चाहिए, उन पर कोई प्रतिबंध नहीं होने चाहिए। तो दूसरे टॉपिक से संबंधित ही एक बड़ा प्रश्न है कि आर्थिक क्षेत्र में उदारवाद के क्या मायने थे। तो अब हमने क्या किया, पहला सिर्फ छोटा प्रश्न किया उदारवाद के मायने, तो उसमें हमने तीनों में बताए। अब ये बड़ा प्रश्न स्पेसिफिकली किसके ऊपर है, आर्थिक क्षेत्र के ऊपर। तो आर्थिक क्षेत्र में उदारवाद का अर्थ बाजारों की मुक्ति तथा पूंजी के आवागमन पर लगाए गए राज्य द्वारा प्रतिबंधों की समाप्ति। तो 19वीं सदी से पहले व्यापारियों के सामने क्या समस्याएं थी कि उनको बहुत से नाकों से, सीमा शुल्कों से गुजरना पड़ता था और वहाँ पर हर नाके पर उनको कर चुकता करने पड़ते थे। अलग अलग प्रदेशों में हमने जैसे देखा कि वहाँ पर माप तोल की प्रणाली अलग थी। कहीं पर मान लो 1 केजी और कहीं पर क्या था वो 10 केजी के बराबर हो। उसके बाद यह व्यापार के बढ़ावा में एक बाधक थी। तो इसके बाद आर्थिक क्षेत्र में क्या सिफारिश की गई कि सभी प्रकार के प्रतिबंधों को मिटाकर जो छोटे छोटे जो प्रदेश हैं उनको मिलाकर एक इकाई बनाई जाए। तो इसी के संदर्भ में जो पहल की गई वो सबसे पहली पहल की गई प्रशा द्वारा, जिसने 1834 में शुल्क संघ जोल्वे राइन की स्थापना की। तो इस जोल्वे राइन की स्थापना के क्या प्रभाव पड़े कि इसमें अधिकांश जर्मन राज्य शामिल हो गए। इसने शुल्क अवरोधों को समाप्त कर दिया गया और मुद्राओं की संख्या केवल 2 कर दी, जो कि 30 से अधिक थी, क्योंकि जो अलग अलग प्रदेश थे वो अलग अलग मुद्राओं को अपना रहे थे। तो उन्होंने, इससे क्या होता था कि एक प्रदेश को दूसरे प्रदेश के साथ व्यापार करने में परेशानी होती थी, जिससे कि व्यापार बाधित होता था। तो तीसरा पॉइंट, इसने रेल मार्गों के जाल ने आर्थिक हितों को राष्ट्रीय एकीकरण के लिए सहायक बनाया। तो जब रेल मार्गों की संख्या बढ़ी तो उसने भी जो अलग अलग प्रदेश थे उनको जोड़ा, जिससे कि वो एक इकाई का रूप लेने लगे। चौथा, इससे उस समय पनप रही राष्ट्रीयवादी भावनाएं आर्थिक राष्ट्रवादी भावनाओं को मजबूत बनाने में कारगर सिद्ध हुई। तो जो ओवरऑल जो राष्ट्रवादी भावनाएं थी पूरे यूरोप में, उन राष्ट्रवादी भावनाओं ने आर्थिक राष्ट्रवादी भावनाओं को भी मजबूत किया। तो इस प्रकार हमारे प्रथम अध्याय के जो 2 हेडिंग्स हैं, फ्रांसीसी क्रांति और राष्ट्र का विचार, और दूसरा जो हमारा हेडिंग है यूरोप में राष्ट्रवाद का निर्माण, तो इन 2 टॉपिक्स के जो ये प्रश्न हैं जो कि पिछले पेपर्स में आ चुके हैं वो आपको करवा दिए गए हैं। आगे हमारे प्रथम अध्याय के 4 हेडिंग्स बचे हैं आपकी पाठ्य पुस्तक के हिसाब से, तो उसके भी जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे वो अगली वीडियो में आपको करवा दिए जाएंगे। और तीसरी वीडियो में आपको सभी
अति लघुतरात्मक प्रश्न करवाए जाएंगे, चाहे वो पिछले 4 साल में आए हैं या उससे पहले भी आए हैं। क्योंकि जो छोटे प्रश्न होते हैं 1 नंबर वाले, उनका कोई भी ये नहीं होता कि भाई 5 या 10 क्वेश्चनों में से ही वो आ जाएंगे, तो वो हमें ज़्यादा करने पड़ेंगे। तो 3 वीडियो में मैं इस प्रथम अध्याय को समाप्त करूँगा। धन्यवाद।